तो आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। दीपक जी एकदम जुड़ गए हैं आज, है ना। दीपक जी 2-3 दिन से नहीं जुड़ रहे थे ना, आज जुड़े हैं। और राजेश जी हैं, वाह, और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। तो सभी साथियों का अभिनंदन करते हैं। और आज के इस सेशन में आपका सीधे सीधे रूबरू कराएंगे हम लोग शेर शायर। एक छोटा सा टॉपिक है, बातों ही बातों में इसको हम जान लेंगे, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं 2020 में, इसीलिए इस पर जो है चर्चा करना बहुत जरूरी है। और प्रमोशन एग्जाम को देखते हुए इनमें से एक सवाल, सेंट्रल रजिस्ट्री से एक सवाल जो है आने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर जो चार्ज क्रिएट होता है उसके सेंट्रल रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो स्नेह प्रसाद जी नमस्कार कर रहे हैं सभी को, प्रशांतो दीप जी भी नमस्कार कर रहे हैं, और तमाम साथियों को आपकी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। तो राजेश जी जरा थम्स अप कर दीजिए, मेरी आवाज़ शानदार तरीके से आप तक पहुंच रही है और विजुअल्स बराबर दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ज़बरदस्त होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए और लाजवाब होना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा जवाब देना पड़ता है ना दीपक जी। हमें जब हमेशा जवाब देना पड़ता है तो हमें क्या होना चाहिए? लाजवाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाजवाब होना चाहिए। तो सभी बैंकर साथियों के लिए मैं हौसला अफजाई करता हूं कि जीवन अगर आईना है तो आप चांद हो, जीवन अगर आईना है तो आप ख्वाब हो, जीवन अगर रात है तो आप महताब हो, और जीवन अगर बाग है तो गुलाब हो। सीधे सीधे समझ लो दीपक जी, आप लाजवाब हो, आप लाजवाब हो, आप लाजवाब हो। तो जो बैंकर साथी हैं ना वो सब लाजवाब होते हैं। उसका कारण क्या है कि सुबह से जाओ सब कोई जवाब ही पूछते रहते हैं, सर बैलेंस बताइए, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा। तो हमको ना पूरा जवाब ही देना पड़ता है। तो शानदार रहेंगे तो फिर लाजवाब रहेंगे, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग सरल तरीके से एकदम बातों बातों में बहुत ही आसान तरीके से सेंट्रल रजिस्ट्री को समझेंगे, शेर शायर को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शेर शायर जो है, सेंट्रल रजिस्ट्री जो बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो एक सवाल सीधे ये आ जाता है कि सेंट्रल रजिस्ट्री का जो फुल फॉर्म क्या है ना, फुल फॉर्म क्या है पूछता है। तो अगर समझ लीजिए आपके प्रमोशन एग्जाम में सीधा सवाल आ जाएगा शेर शायर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शेर शायर। तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करना होगा, हालांकि ये बड़ा फुल फॉर्म है, तो आपको ध्यानपूर्वक उसको क्लिक करना होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे लगेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि इस बार जो अभी प्रमोशन एग्जाम हुआ है इसमें 5-5 जो जैसे जेआईबी और सीआईबी में आता है ना, 5 ऑप्शन आ रहे हैं कई प्रमोशन एग्जाम में, ग्रामीण बैंक को छोड़ के, नेशनलाइज बैंक की बात है। तो उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं तो और कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट जो चीज आपके लिए है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शेर शायर। तो शेर शायर का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। वाह, कितना लंबा है। तो हमारे राजेश जी बोले रहे ना, तो सर वहीं देख लेंगे, वही पढ़ लेंगे एग्जाम के दिन पढ़ लेंगे, वो ठीक रहेगा। क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है सेंट्रल रजिस्ट्री का जो है आपका फुल फॉर्म यहाँ पर हमने देखा। और अगर सेंट्रल रजिस्ट्री की बात करें तो एक चार्ज क्रिएशन की बात आती है, यहाँ पर चार्ज क्रिएशन की बात आती है, चार्ज क्रिएशन के रजिस्ट्री की बात आती है, उसके भंडारण की बात आती है। तो चार्ज जो ये इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हम लोग क्यों इस पर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और क्यों ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सेंट्रल रजिस्ट्री, दरअसल इसका फुल फॉर्म जो है, एक सेकेंड, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन? राजेश जी ये स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा है? ओके ओके, हो रहा है। चलिए, तो मैं यहाँ कह रहा था कि जो सेंट्रल रजिस्ट्री है, ओ रुकिए रुकिए रुकिए,
हाँ, तो जो शेरशाह है सेंट्रल रजिस्ट्री, इसका जो फुल फॉर्म है, पहला ये इंपॉर्टेंट होता है फुल फॉर्म। तो सेंट्रल रजिस्ट्री का जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो जो भी मॉर्गेज हैं, जो बैंक में सिक्योर्ड एसेट्स हैं मॉर्गेज, उनके खिलाफ जो लेन देन में जो धोखाधड़ी की जाती है उसकी गतिविधियों को रोकना। तो जो लोन जिसमें सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स हैं, मॉर्गेज हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज हैं, कोई मॉर्गेज रखे गए हैं, तो अगर उन प्रॉपर्टियों पे कोई धोखाधड़ी करके डुप्लीकेट फाइनेंस हो रही है तो उन गतिविधियों को रोकना है। इसके लिए शेरशाह की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी स्थापित किया गया और ये कंपनी 31 मार्च 2011 को चालू हो गया, जिसका नाम दिया गया शेरशाह। और भारत के जो सिक्योरिटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है, एक संपत्ति को समझ लीजिए, पहले क्या होता था कि जो संपत्ति बैंक से लोन लेके उस संपत्ति बैंक के पास गिरवी रहती थी, उसका रिकॉर्ड सिर्फ जो लेंडर है या बैंक है या ऋणदाता है उसके पास ही रहता था। अब इसके पीछे क्या हुआ कि जब पंजीकरण जो उसमें की जाती थी बैंक के पास, तो कई लोग उसी संपत्ति का उपयोग कई और बैंकों में विभिन्न प्रकार के ऋण लेके कर लेते थे। तो इसी वजह से जो है वो उसमें जालसाजी हो जाता था और उसमें जो है जाली कागजात के साथ ऋण में किसी अन्य बैंक में जाता था और पता नहीं चल पाता था और डुप्लीकेट फाइनेंस हो जाता था। इसी वजह से ये सेंट्रल रजिस्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है राजेश जी, समझ में आ गया कि पहले क्या होता था। ये 2011 से पहले, जैसे हमारे स्नेह प्रसाद जी खाना वाना खा के रेडी एकदम, है ना, डिनर आज पहले ले लिए, कल लंच कराएंगे ये, है ना। तो ये क्या होता था कि 2011 से पहले हम लोग लेंडर हैं, बैंक के लेंडर हैं या कोई जो ऋणदाता है वो किसी को जो है लोन प्रदान करता था तो मॉर्गेज की प्रॉपर्टी अपने पास रखता था, तो उसका रिकॉर्ड बैंक के पास ही होता था। अब लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है कहीं पर दर्ज नहीं होता था, उनका केंद्रीय भंडारण नहीं था, जिसकी वजह से अगर उस प्रॉपर्टी पे सपोज हमारे दीपक भैया ब्रांच मैनेजर है वहां भी चले गए तो वहां भी लोन हो जाता था। तो डुप्लीकेट फाइनेंस होता था, उसमें धोखाधड़ी होती थी। उसी को रोकने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई मार्च 2011 में। और ये जो है इसमें चार्ज का जो बात होती है, ए चार्ज इज ए राइट क्रिएटेड बाय द बोरोवर ऑन हिज एसेट्स और प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द लेंडर, ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो चार्ज होता है वो एक ऐसा अधिकार दे देता है, कौन देता है, बारोवर देता है, कि मेरी प्रॉपर्टी पे अधिकार दे रहा है, किसको, लेंडर को अधिकार दे देता है कि मेरा लोन रहते तक ये आपको अधिकार देता हूं कि इस पर आप चार्ज क्रिएट कर लीजिए। और चार्ज क्रिएट करना एक लीगल ट्रांजैक्शन भी होता है जो लेंडर के पास आ जाता है कि प्रॉपर्टी पे वो कब्जा कर सकता है, उस पर वो डीलिंग कर सकता है। तो चार्ज का मतलब क्या है, borrower ने एक अधिकार दे दिया। इट चार्ज इज द राइट क्रिएटेड बाय द borrower ऑन हिज एसेट्स एंड प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ लेंडर। और चार्ज एक लीगल ट्रांजैक्शन भी है। लीगल ट्रांजैक्शन है किस लिए, कि जो लेंडर है वो राइट्स रखता है उस प्रॉपर्टी को, उसको रिफ्रेन करने के लिए, उसको डील करने के लिए उस प्रॉपर्टी का क्या करना है। और जो चार्ज है, चार्ज क्रिएट में जो ट्रांसफरी है उसको नोटिस जरूर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसको साइन होना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखे होंगे इक्विटेबल मॉर्गेज जब करता होगा तो करने आता होगा तो आप लोग बोलते होंगे कि भाई बाहर जाके किसी पोस्ट ऑफिस से इंग्लैंड भी भेज देना, इंग्लैंड भी भेज देना। कहीं ऐसा ना हो कि वो बैंक में आया था और हमारे स्नेह प्रसाद जी उसको चाय वाय पिला के उसकी प्रॉपर्टी रख ली है ना, क्योंकि टाइटल डीड तो जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है। तो उसमें इन ए चार्ज देयर मस्ट बी नोटिस टू द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, अदरवाइज द चार्ज इज नॉट इफेक्टिव एज टू द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। तो एक नोटिस भी होना चाहिए। तो ये चार्ज क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। इसके लिए क्या है, सेंट्रल रजिस्ट्री की स्थापना की गई थी, क्योंकि ये शेरशाह जो है ये भारत सरकार की कंपनी अधिनियम के तहत जो सरफेसी एक्ट है, सरफेसी एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के चैप्टर 4 के अंतर्गत शेरशाह की स्थापना की गई थी। तो सेंट्रल रजिस्ट्री वाज फॉर्म्ड अंडर द चैप्टर 4
of securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002, that is the SARFAESI Act 2002। तो पहला इंपॉर्टेंट बात हमने पहले स्लाइड में पढ़ा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्या? शेर शाह का फुल फॉर्म। तो शेर शाह का फुल फॉर्म हमारे दीपक भैया याद कर लिए, बाकी का पता नहीं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है कि सेंट्रल रजिस्ट्री की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो इसको हमारे स्नेह प्रसाद जी याद कर लिए, बाकी का हमें पता नहीं। क्या है? सरफेसी एक्ट के तहत स्थापना हो गई। तो दो सवाल तो हो गए यहीं पर। पहला सवाल शेरशाह का फुल फॉर्म, दूसरा सवाल शेरशाह की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई? सरफेसी एक्ट के तहत हुई। अच्छा, शेरशाह इज ए गवर्नमेंट कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 of Company Act 2013 having its registered office at न्यू दिल्ली। तो ये जानकारी के लिए अच्छा है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी ऐसा पूछा नहीं गया है। शेरशाह जो है एक सरकारी कंपनी लाइसेंस है, जिसमें सेक्शन 8 के तहत कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई है, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जो है, दिल्ली में है। तो इट इज ए सेंट्रल ऑनलाइन सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्ट्री। ये क्या है? एक केंद्रीय भंडारण केंद्र है, जहां पर बैंक में जितने भी मॉर्गेज किए जाते हैं, जो सिक्योरिटी रखी जाती है, उनका भंडार केंद्र है, उनका पूरा जानकारी केंद्र है वहां पर। वो केंद्रीय भंडारण है ऑनलाइन। इट इज ए सेंट्रल ऑनलाइन सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्ट्री। जो भी बोरोवर बैंक में आता है, इस उद्देश्य से बैंक में आता है कि मैनेजर साहब मेरी इस प्रॉपर्टी को इस इंटरेस्ट के साथ आप रख लीजिए कि अगर मैं लोन नहीं पटा पाऊं तो मेरी सिक्योरिटी पे आप अधिग्रहण कर लो, मेरी सिक्योरिटी को आप चाहे तो किसी को किराए पर दे दो, बेच दो, आप उसको बेच के वसूली कर सकते हो। ये जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उस रजिस्ट्री का एक सेंट्रल ऑनलाइन एक भंडारण केंद्र है, उसको बोलते हैं शेरशाह। और ये जो सेंट्रल रजिस्ट्री है, ये बिकम ऑपरेशनल ऑन 31 मार्च 2011। तो 2011 से ये ऑपरेशनल में आया। और इसमें जो इक्विटी है गवर्नमेंट का, 51% ऑफ इट्स इक्विटी ओन बाय गवर्नमेंट, एंड रेस्ट जो ओन्ड इक्विटी है वो नेशनल हाउसिंग बैंक एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये जानकारी के लिए अच्छा है। तो पहले स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है? पहले स्लाइड में इंपॉर्टेंट शेरशाह का फुल फॉर्म। दूसरे स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है? शेरशाह की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई? सरफेसी एक्ट के तहत। और बाकी चीजें जो है आपकी जानकारी के लिए अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सेंट्रल रजिस्ट्री है शेरशाह है, इसका जो इनिशियली 2011 में जब इसकी स्थापना की गई, तो ये इनिशियली जो मैंडेट था, in 2011 its initial mandate was to maintain registry on equitable mortgage taken on a property along with details of the financial institution that has extended the loan as well as detail about the borrower। 2011 में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय ये इसका इनिशियल मैंडेट था कि जो इक्विटेबल मॉर्गेज बैंकों में रखी जाती है, क्योंकि इक्विटेबल मॉर्गेज में आपने देखा होगा कि इक्विटेबल मॉर्गेज में जस्ट टाइटल डीड बैंक के पास लेके आता है, और बैंक जो है टाइटल डीड को अपने पास रख लेता है, और अपने पास ही एक ईएम रजिस्टर क्रिएट कर लेता है। तो उसको रजिस्टर करने के लिए इसकी जो शुरुआती जो इसमें मैंडेट था वो रखा गया था। फिर बाद में इसको लेंडर्स को जो ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी इसको अलाउ किया गया। सबसे पहले क्या था, जो इक्विटेबल मॉर्गेज हैं, जो भी मॉर्गेज हैं, उनका रजिस्ट्री करने के लिए रखा गया। बाद में जो उनमें ट्रांजेक्शन होने लगे, सपोज ट्रांजेक्शन क्या होने लगे कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ उसमें, या लोन जो है उसमें एडिशन हुआ, तो ये इसको जो ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो शेरशाह also allowed lender to register transaction on securitization and asset reconstruction। एसेट रिकंस्ट्रक्शन, अगर उसमें फिर से उस एसेट में जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया, या कोई एआरसी को दिया गया, या किसी को टेक ओवर किया गया, ये सारे ट्रांजेक्शन जो है इनमें लेन देन किए गए। अब 2012 में इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड थ्रू असाइनमेंट ऑफ फैक्टरिंग और अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूडेड। तो पहले क्या था, सिर्फ इक्विटेबल मॉर्गेज को रजिस्टर करने के लिए था। बाद में उसमें जो ट्रांजेक्शन हुए उसको भी एंट्री किया गया। फिर उसके बाद 2012 में क्या किया गया कि उसमें अगर उस कोई फैक्टरिंग की जा रही है, या कोई अकाउंट रिसीवेबल है, कोई मिलने वाला है, उसको भी एंट्री उसमें रजिस्टर किया गया। और 2016 में जो इसमें फिर क्या किया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ मॉर्गेज
prevalent in India other than mortgage by deposit of title deeds, unit under construction, security interests that are created on movable asset, intangible asset included. अब इस जो सेंट्रल रजिस्ट्री में 2012 तक केवल इक्विटेबल मॉर्गेज को यहाँ पर रजिस्ट्री के लिए रखा गया था, या उनका जो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन जो उनके अभिलेख में दर्ज किए जाते थे। लेकिन 2016 में इक्विटेबल मॉर्गेज को छोड़ के बाकी के अलावा और भी जो मॉर्गेज हैं और भी जो सिक्योरिटी चार्ज हैं उनको भी रजिस्टर किया गया, जैसे मूवेबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया, उनको ऐड किया गया। ऑल काइंड ऑफ मॉर्गेज प्रिवलेंट इन इंडिया अदर देन मॉर्गेज बाय जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, मतलब इक्विटेबल मॉर्गेज के अलावा भी और भी जो मॉर्गेज हैं जो मूवेबल एसेट्स में क्रिएट हो रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में, तो इनमें भी ये सेंट्रल रजिस्ट्री में दर्ज किए जाने लगे। अब क्या हुआ, जो इसमें अमेंडमेंट किया गया 2020 में, ये तो 2016 में, 2011 में क्या आया, टाइटल डीड जमा कर रहे हैं इक्विटेबल मॉर्गेज, फिर ट्रांजैक्शन, फिर 2012 में जो आपका 2012 में रजिस्ट्रेशन ऑफ दूसरे सिक्योरिटी अमेंडमेंट या रिसीवेबल को इंक्लूड किया गया, और 2016 में अदर देन मॉर्गेज भी आपको इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया। अब 2020 में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ। 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें गवर्नमेंट के ड्यू, अटैचमेंट ऑर्डर्स, ये सारे भी उसमें सेंट्रल रजिस्ट्री में दर्ज करने होंगे। सपोज कोई गवर्नमेंट के अटैचमेंट ऑर्डर आ गया उसी प्रॉपर्टी पर, तो उसको भी आपको ट्रांजैक्शन दर्ज करने हैं सेंट्रल रजिस्ट्री में। तो जो अमेंडमेंट 2020 में किया गया 24 जनवरी 2020 का, वो अमेंडमेंट था क्रेडिटर अदर देन सिक्योर्ड क्रेडिटर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2I ऑफ सरफेसी एक्ट in whose favor security interest is created have to file the same with central registry। अब जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर अदर देन सिक्योर क्रेडिटर, इसका क्या मतलब होता है? अदर देन सिक्योर क्रेडिटर मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट आ गया, कोई अटैचमेंट ऑर्डर आ गया, कोई रेवेन्यू अथॉरिटी से ऑर्डर आ गया रिकवरी का, जो उस प्रॉपर्टी पर वो जो है चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसे चार्ज को भी जो है शेयर साय के साथ रजिस्टर करना होगा। So filing of the security interest with SERSAI shall be deemed to constitute a public notice from the date and time of filing SERSAI। तो जहां पर भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट फाइल की जाती है तो SERSAI shall deem to constitute a public notice from the date and time of filing with SERSAI। तो वहां पर नोटिस के साथ आपको जो है वहां पर इसकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है इसको डेट और टाइम के साथ फाइल करना होगा SERSAI में। तो ये अमेंडमेंट जो किया गया, अटैचमेंट ऑर्डर इशूड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी, रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, अगर ये भी आया तो इसको भी उसमें ट्रांजैक्शन के तौर पे या मॉडिफिकेशन के तौर पे चार्ज क्रिएट करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें अमेंडमेंट में ये आया कि इम्पोर्टेंट बात ये आई है कि जो अटैचमेंट ऑर्डर इशूड होंगे किसी भी व्यक्ति के लिए और जो कोर्ट से ऑर्डर इशूड होते हैं वो भी आपको सेंट्रल रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। पहले ये नहीं होता था 2020 से पहले। सो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इज द अटैचमेंट ऑर्डर इशूड इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद SERSAI। तो जो भी अटैचमेंट ऑर्डर होंगे या कोर्ट से ऑर्डर आएंगे उसको भी SERSAI में आपको रजिस्टर करना होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर, जैसे हम लोग हाउसिंग लोन दिए तो सिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, लेकिन वहीं पर अगर गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, लेकिन वो अटैचमेंट ऑर्डर कहीं से दे रही है या रेवेन्यू अथॉरिटी दे रहे हैं तो उनका भी चार्ज क्रिएट होगा, वो भी सेंट्रल रजिस्ट्री में दर्ज होगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है ये वाला कि अगर आप कोई आपके सिक्योर्ड एसेट है, कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उस पर कोई एक्शन लेना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है SERSAI पोर्टल में होना जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है। लीगल प्रोसीजर अपन अपना रहे हैं तो उसके लिए फॉर इन्फोर्सिंग ए सिक्योरिटी अंडर द सरफेसी एक्ट बैंक शुड हैव रजिस्टर्ड द सिक्योरिटी इन SERSAI पोर्टल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दीपक जी, है ना। आप लोन तो दे दिए लेकिन आप उस पर अपना लीगल अधिकार जताना चाहते हैं, कैसे? उस पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, सरफेसी का ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते हैं, है ना। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने उसमें SERSAI में रजिस्टर्ड नहीं किया होगा तो आप उसको नहीं चला सकते, वो बैंक चला लेगा जो रजिस्टर किया हुआ है। ठीक बात है ना। तो
For enforcing a security under the SARFAESI Act, banks should have registered the security in सिरसाई पोर्टल। तो ये अमेंडमेंट हुआ। और एक अमेंडमेंट ये हुआ कि पहले क्या होता था, 30 दिनों का समय होता था। आज सपोज हमने लोन दिया और आज मॉर्गेज किया, ईएम रजिस्टर्ड बनाया, वहां से 30 दिनों के अंदर जो है आपको सिरसा में उसको प्रभार दर्ज करना होता था। लेकिन अभी जो है उसको हटा दिया है। अभी कोई टाइम पीरियड नहीं है। जो पहले दर्ज करेगा उसका चार्ज पहले क्रिएट हो जाएगा। हमारे राजेश जी पहले दर्ज कर देंगे तो उनका चार्ज क्रिएट हो जाएगा। दीपक जी पीछे हो गए तो पीछे चार्ज होगा, पहले एक्शन वो लेने का अधिकार हो जाएगा। तो अमेंडमेंट ये हुआ, ये फाइलिंग जो सिक्योरिटी है। और बाकी चीजें ये जो कणिकाएं हैं, जैसे फाइलिंग ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट या अटैचमेंट ऑर्डर विद शेयर साइज शेल हैव प्रायोरिटी ओवर एनी सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड अपॉन सच प्रॉपर्टी। तो जो सेंट्रल रजिस्ट्री में जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट फाइल किए हैं, अटैचमेंट ऑर्डर शेयर साइज में रजिस्टर किए गए हैं, वो प्रायोरिटी पे रहेंगे। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि अमेंडमेंट में बोला गया है कि जो भी ड्यूज आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शेयर साइज पोर्टल में होंगे। तो इनके जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर किए गए हैं उसमें सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, देयर ड्यू विल बी पेड प्रायोरिटी ओवर गवर्नमेंट ड्यूज। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई ड्यूज है तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे बैंक का होगा, क्योंकि हम सिक्योर क्रेडिटर हैं। तो सिक्योर क्रेडिटर अपना वसूल लेंगे, बचा हुआ हिस्सा फिर ड्यूज में, गवर्नमेंट ड्यूज में जाएगा। अब इसमें जो कुछ पेनल्टी का प्रावधान था, जो 2020 से पहले कुछ पेनल्टी का प्रावधान था कि अगर आप नहीं कर पाए तो इतना रुपए पेनल्टी है, वो पेनल्टी को हटा दिया। तो पेनल्टी प्रोविजन फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग मॉडिफाइंग satisfaction of security interest under section 27 of SARFAESI Act are no longer applicable। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पहले क्या कि अगर मान लीजिए आपने डिफॉल्ट कर दिए फाइलिंग में, मॉडिफिकेशन में, सेटिस्फेक्शन में, तो पेनल्टी का प्रावधान था। लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, समय सीमा हटा दिया है। पहले समय सीमा थी, आज हमारे दीपक भाई ने लोन दिया है, कस्टमर आया, उसका प्रॉपर्टी जमा हुआ, उसने वहां पर सिक्योरिटी ईएम रजिस्टर किया, उससे 30 दिन के अंदर उसको करना होता था, नहीं तो उस पर जो है वो एक्शन ले नहीं पाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी वो सीमा हटा दिया है, पहले आओ पहले पाओ, जिसने पहले कर दिया उसका हो गया, है ना। अब दूसरा चीज क्या किया, पेनल्टी जो है उसमें पेनल्टी को हटा दिया। तो ये सबसे बड़ी ये जो चेंजेस हुआ है, इस इम्पोर्टेंट ये है 30 days time period for filing the transaction of creation and modification of security interest with CERSAI is no longer applicable। तो ये अभी तक के पूरे स्लाइड में 3 सवाल निकले हैं, 3 सवाल निकले हैं। पहला सवाल क्या निकला है, CERSAI का फुल फॉर्म। दूसरा सवाल निकला है कि सेंट्रल रजिस्ट्री की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई, SARFAESI एक्ट। और तीसरा सवाल अभी इंपॉर्टेंट आया, ये 30 डे टाइम, 30 days टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग of transaction of creation modification of security interest with CERSAI is no longer applicable। पहले ये 30 दिन का समय था कि जब भी आप कोई बैंक लोन देता है, लोन देने के बाद उसके जो ईएम होने के 30 दिनों के अंदर CERSAI में रजिस्ट्री करना होता था। अब वो पीरियड को हटा दिया है। तो कई साथी जो अभी भी गलती कर देते हैं, 30 दिन में टिक लगा देते हैं, लेकिन ये 2020 में ये चेंज हुआ है। तो अभी वो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अभी बोला गया है इमीडिएटली करना है, इमीडिएटली करना है CERSAI में रजिस्ट्री। ठीक है, ठीक है स्नेह प्रसाद जी, ओके। चलिए अब बात करते हैं आपका जो प्रोविजंस के बाद, प्रोविजन जो बात करते हैं कि क्रेडिटर का ऑब्लिगेशन क्या होता है। ऑब्लिगेशन ये है कि जैसे ही लोन दिए तुरंत आपको रजिस्ट्री करना है। और ऑब्लिगेशन यहाँ पर जैसे अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ SARFAESI एक्ट 2002 particular of any charge creation modification satisfaction on the security interest was required to be filed with the registry within 30 days from the date of creation modification satisfaction। तो ये जो प्रोविजन था इसको 30 डेज का प्रोविजन इसको हटा दिया है। यही बात हम लोग कर रहे थे कि पहले 30 डेज का प्रोविजन था, अब उसको हटा के क्रिएशन के लिए कोई समय नहीं, तुरंत लोन दिए इमीडिएटली उसको रजिस्टर करना है। अब ये तो चर्चा कर चुके हैं, गवर्नमेंट ड्यूज और जो अटैचमेंट ऑर्डर है उनको रजिस्टर करना है, ये जरूरी है। और ये फॉर्म जो है आप इनको याद कर लीजिए, फॉर्म कौन कौन से प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है आपको जरूरत होते हैं। फॉर्म 1 जो है ये हालांकि JIB CIB में ये पूछता है, बैंक के प्रमोशन एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि अगर CERSAI के तहत कोई सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट करना है तो वो कौन सा फॉर्म यूज होता है। तो फॉर्म 1
तो आपको याद रखना होगा, क्रिएशन मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म 1, सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए फॉर्म 2, सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के लिए फॉर्म 3 और सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट के लिए फॉर्म 4। तो 4 तरह से फॉर्म है, इसको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई चार्ज क्रिएट करना है किसी सिक्योरिटी पर तो फॉर्म 1, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है कि वो चार्ज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो अकाउंट जो है बंद हो गया तो चार्ज सेटिस्फाई होगा। और दूसरा है सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन है किसी एआरसी को दे रहे हैं या उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस पर जो है कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म 3 सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, और उसी का ही सेटिस्फैक्शन करेंगे तो फॉर्म 4। तो अब जो पेनल्टी की बात हुई थी, पेनल्टी हमने बताया था कि ये 2 चीजें हटाई गई। 30 डेज का जो टाइम पीरियड था उसको 24 जनवरी 2020 से हटा दिया गया कि 30 डे का टाइम पीरियड जो है उसको हटा दिया, इमीडिएटली चार्ज क्रिएट करना है। दूसरा, पेनल्टी को भी हटा दिया, जो पहले पेनल्टी थी वो भी पेनल्टी को रिमूव कर दिया। अब पहले क्या था, पेनल्टी जो था अर्लियर, जो पेनल्टी था 5000 की पेनल्टी थी, जो इसको नो पेनल्टी हैज बीन प्रिस्क्राइब, नाउ बिकम एब्सोल्यूट विद द रिसेंट अमेंडमेंट, नो पेनल्टी हैज बीन प्रिस्क्राइब। तो कोई पेनल्टी नहीं। अश्विनी जी जो है खुश हो गए, सर अब पेनल्टी वेनल्टी बहुत हो गया, पेनल्टी हटा दिया। नहीं तो हम लोग क्या, हमारे कई साथी जो है पेनल्टी भरते थे, क्योंकि हम लोग थोड़े इसमें जो नया कॉन्सेप्ट आता है तो भूल जाते हैं, डिले हो जाता है, तो पेनल्टी आते थे पहले। तो अभी तक के 4 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े हैं हमने। पहला कि सेंट्रल शेरशाही का फुल फॉर्म। दूसरा, शेरशाही की स्थापना किससे हुई, सरफेसी एक्ट। तीसरा, शेरशाही में दर्ज करने के लिए रजिस्ट्री जो चार्ज क्रिएट करने के लिए टाइम क्या है, कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है, पहले 30 दिन का था उसको हटा दिया 24 जनवरी 2020 से। और चौथा जो है पेनल्टी, पेनल्टी का प्रावधान पहले 5000 था जिसे अब बिल्कुल हटा दिया गया है, सेटिस्फैक्शन के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, जो अर्लियर पेनल्टी था वो जो उसको हटा दिया गया है। चलिए अब जो सबसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको याद रखना है, ये है चार्जेस। ये है क्या, चार्जेस। तो फॉर इंक्वायरी ऑफ ट्रांजेक्शन, इंक्वायरी ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए करना है तो ₹15 प्लस जीएसटी ये चार्ज है, इसको याद करना है। तो ये सवाल जो है पूछ सकता है। तो द चार्जेस ऑफ CSI फॉर द इंक्वायरी ऑफ ट्रांजेक्शन इज ₹15 प्लस जीएसटी। और जो रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन करना है 5 लाख तक के लोन अमाउंट का है तो ₹75 प्लस जीएसटी। रजिस्ट्रेशन प्लस मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस विद CSI लोन अमाउंट अबव 5 लाख इज 150 प्लस जीएसटी। तो ये चार्जेस आप याद कर लीजिए, 3 है। अगर इंक्वायरी करने आता है तो ₹15 प्लस जीएसटी। अगर 5 लाख तक है, कोई क्रिएशन या मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है तो ₹75 और प्लस जीएसटी। और अगर 5 लाख से ज़्यादा का अगर है लोन अमाउंट और अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो 150 प्लस जीएसटी। तो ये 3 चीज़ें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर जो है आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शेरशाही बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10 मिनट या 15 मिनट का टॉपिक है, लेकिन इसमें से 4-5 सवाल आपके आ गए हैं, तो उन सवालों को जो है हम लेते हैं। और जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग दिख रहे हैं, 10 लोग दिख रहे हैं, तो उनमें सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि जो है सवाल जो है हम लोग क्या सवाल ले सकते हैं, उन पर हम लोग पूछ सकते हैं सवाल। तो इसमें सवाल क्या आएगा, पहले तो वही सेंट्रल रजिस्ट्री वाला सवाल आएगा। कि कौन से सवाल आएंगे कि सेंट्रल रजिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या है और सरफेसी एक्ट के तहत आता है। फिर आपका 30 डेज वाला, और 30 डेज का कॉन्सेप्ट हटा दिया, पेनल्टी हटा दिया है, और ये चार्जेस वाला। इतने ही सवाल इंपॉर्टेंट होंगे। इससे जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर नहीं तो फिर हम लोग जो है आज जो है आज का सेशन यही जो है समाप्त करेंगे, क्योंकि कल 2 दिन है। कल हम लोग थोड़ा इंटरनल सर्कुलर पे बात करेंगे, डिफरेंट बैंक के, जैसे IDBI बैंक है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है। तो ये 3 बैंकों के जो है इंटरनल सर्कुलर पे हम लोग डिटेल पे चर्चा करेंगे। 2 दिन छुट्टी है, उसका उपयोग करना चाहेंगे।
तो आज छोटा सा टॉपिक लेके आया था क्योंकि आप लोग भी काफ़ी क्लोजिंग का काम करके आए होंगे। तो इसके बाद जब हम लोग ये सेशन समाप्त करेंगे तो मॉक टेस्ट दूंगा आपको, और मॉक टेस्ट देने के बाद बैक स्क्रीन नहीं आ रहा है ऐसा कह रहे हैं विजय जग जी। अच्छा, पहले की बात है, बैक स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है दीपक जी? दिख रहा है सर। दिख रहा है? अच्छा जी सर। चलिए। तो काम ऐसा करोगे कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि इस कदर का मिसाल बन जाए। तो ठीक उसी तरह हम लोग भी बैंक में काम तो करते ही हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ काम करें कि मिसाल बन जाए, है ना स्नेह प्रसाद जी? तो कुछ पूछना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग जो है कुछ और भी पूछना चाहते हो अपने तैयारी के बारे में तो आप बोल सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है ना? दीपक जी कैसी चल रही तैयारी? थोड़ा रोशनी फैलाइए दीपक जी, कुछ है रोशनी बांटिए। आज के इस टॉपिक में आपको क्या एक चीज याद लगता है कि वो सवाल आएगा आज के टॉपिक में से? दीपक जी, दीपक जी अब हाँ सर, आवाज आ रही है सर? आ रही। आज के टॉपिक में सर वो सरसाई किस एक्ट के अंतर्गत आती है, वो वाली पूछ सकते हैं। क्या है उसका उत्तर बता दीजिए। सरफेसी एक्ट 2002। बहुत बढ़िया। स्नेह सर प्रसाद एक जी। चीज, हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। ये सरसाई के अंतर्गत कौन कौन से लोन आएंगे सर, जिसका कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा? शेरशाह में जहां पर मॉर्गेज होता है ना, मॉर्गेज ठीक है। मॉर्गेज होता है, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले इक्विटेबल मॉर्गेज को शेरशाह के अंदर रजिस्ट्री उसका भंडारण के लिए रखा गया था। क्यों? क्योंकि इक्विटेबल मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जहां पर एक ग्राहक बैंक में आता था और अपनी रजिस्ट्री के पेपर लेके आता था और बोलता था मैनेजर साहब इसको अपने पास रख लीजिए, मेरे रजिस्ट्री के पेपर हैं, इस पर लोन दे दीजिए। तो उसका हम लोग सिर्फ बैंक के पास ही उसका रिकॉर्ड रहता था। लेकिन कुछ जब हम देखते थे कि कुछ दिनों बाद उसका डुप्लीकेट बना लेता था और दूसरे बैंक से जाके लोन ले लेता था, है ना, तो डुप्लीकेट फाइनेंस हो जाता था। फिर बाद में अमेंडमेंट किया कि और भी जो दूसरे मॉर्गेज हैं उनको भी शामिल किया गया, मूवेबल एसेट्स हैं उनको भी रजिस्टर किया गया। तो जिस ऐसे लोन जहां पर चार्ज क्रिएट किया गया है मूवेबल एसेट में, जैसे हाइपोथिकेशन हो गया, मॉर्गेज हो गया, रजिस्टर्ड मॉर्गेज हो गया, इंग्लिश मॉर्गेज हो इंग्लिश गया, मॉडरेट सिंपल हो गया। मॉर्गेज हो गया, सुफिक्ट्री मॉर्गेज हो गया, ऐसे सिक्योरिटी जहां पर इंटरेस्ट जो है दिया गया है, चार्ज क्रिएट किया गया है, वहां पर उनको रखने की जरूरत है। तो लोन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका सवाल था लोन, तो सीसी लोन में अगर मॉर्गेज है तो भी हो जाएगा, टर्म लोन में मॉर्गेज है तो भी हो जाएगा। बात यहाँ पर लोन पे डिपेंड नहीं करेगा, बात यहाँ पर डिपेंड मॉर्गेज, करेगा मॉर्गेज पर डिपेंड करेगा। मॉर्गेज में। मॉर्गेज या मूवेबल एसेट्स में भी है, जैसे एक्शनेबल क्लेम में भी दे दिया है उन्होंने कि अगर कोई फैक्टरिंग कर दिया है या अकाउंट रिसीवेबल है उस पर भी चार्ज क्रिएट हो जाएगा। चलिए स्नेह प्रसाद जी थोड़ा स्नेह बरसाइए जरा, और क्या इंपॉर्टेंट लगा आपको इसमें से? सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ एक जी। इम्पोर्टेंट तो सर इसमें आपने जितना क्वेश्चन बोला था सर, चारों क्वेश्चन अच्छा इम्पोर्टेंट लग रहा था कि आपने टेस्ट में भी देखा है कि 2 क्वेश्चन था, तो हम्म क्वेश्चन चारों इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है सर। सर एक क्वेश्चन था सर, एक हम्म हमारे ये जैसे सर ये लिमिट फॉर EWS एंड RFA अकाउंट जो है, रेड हम्म फ्लैग अकाउंट और अर्निंग वार्निंग सिग्नल अकाउंट, हम्म तो इसका सर लिमिट तो 50 करोड़ रहता है। हमारे एक्चुअली एक सर्कुलर था सर, तो सर्कुलर में हम लोग को 20 लाख दिखा रहा है थ्रू नबार्ड, तो ये सर हमको समझ नहीं आया कि दोनों में आंसर कौन सा है। सवाल एक बार दोहराइए। सर लिमिट फॉर EWS एंड RFA मैंने सर वो अर्निंग वार्निंग अर्निंग हेलो। हाँ, जो रेड फ्लैग अकाउंट की बात कर रहे हैं तो 50 करोड़। हाँ तो सर हमारे पास एक सर्कुलर है, सर उसमें हम लोग को दिया हुआ सर 20 लाख नबार्ड के थ्रू ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो उसमें रेड फ्लैग दिया हुआ है, रेड फ्लैग की अर्ली हाँ वार्निंग? सर, हाँ दिया है सर, उसमें सर कैटेगरी भी दिया है, रिस्क कैटेगरी ग्रीन, एम्बर एंड रेड। हाँ, तो उस जब एग्जाम में आए ना जहां पर रेड हाँ फ्लैग अकाउंट, तो 50 करोड़ में टिक लगा देना। 50 करोड़, 50 करोड़ लेकिन के। सर्कुलर में सर 20 लाख दिया हुआ सर। हाँ मत लगाना, नंबर कट जाएंगे, बाद में लगा लेंगे उसमें, लेकिन अभी एग्जाम में आए तो 50 करोड़ लगाना।
क्योंकि आरबीआई के जो गाइडलाइन है वो यूनिवर्सल बैंकिंग के तहत उसको है। अगर पर्टिकुलर आपके उस पॉलिसी के तहत सवाल आएगा तो आप 20 लाख लगा देना, क्योंकि पॉलिसी का जिक्र किया हुआ है। अगर नॉर्मल सवाल आएगा, जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं, ऐसे लोन जहां पर 50 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है और अगर एक से ज्यादा अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं तो वहां पर रेड फ्लैग लगाना है। वो इसकी रिपोर्टिंग सीआईसी को की जाती है, क्रिलिक को की जाती है ना। तो वहां पर जो लिमिट है वो 50 करोड़ है। बात समझ में आ गई? और आप जो 20 लाख कह रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, बट अगर एग्जाम में आए तो आप 50 करोड़ में टिक लगा देना, जो मैंने अर्ली वार्निंग सिग्नल के लिए बताया। ठीक बात? ठीक है सर, थैंक हाँ, सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये हम LIC पॉलिसी के अगेंस्ट जो सरेंडर वैल्यू पे लोन देते हैं, एक NSC के बारे में मुझे जानना था। तो NSC पे क्या सिस्टम होता है लोन देने का? एनएससी पे तो क्या होता है, एनएससी पे जो उसका फेस वैल्यू होता है ना, फेस वैल्यू एनएससी का, क्योंकि उसमें तो एनएससी में एक जमा कर दिया है ना FDR टाइप का, उस पर लोन देते हैं। दे सकते हैं? हाँ देते हैं ना। आपकी पॉलिसी कितना परसेंट मार्जिन के लिए बोली है? कई बैंकों में 90%, कई बैंकों में जो है 75%। आपकी पॉलिसी को एक बार रेफर कर लीजिएगा। थैंक यू सर। NSC, किसान विकास पत्र, इन सब में वो रहता है ना। तो उसमें क्या होता है, जो भी NSC है उसमें पहले ही पेड रहता है पैसा, तो उस आधार पर उसके फेस वैल्यू पे मार्जिन रख के लोन दिया जाता है ना। जी सर। जी, तो मैं यहाँ पर आपको एक कह रहा था कि सर एक, हाँ सर एक क्वेश्चन सर। बोलिए बोलिए। सर एक DD का जो सिग्नेचर की जो अथॉरिटी दे रखी है सर, कई सर्कुलर में जैसे RRB में दे रखी है सर, कई कि DD पे 25,000 से अब वो 2 सिग्नेचर कंपलसरी है, कहीं है सर RBI में 50,000 है। तो कितने का है सर एक्चुअल में लिमिट है जो? क्या बोल रहे हैं DD का? DD जब हम बनाते हैं सर उसमें जो 2 सिग्नेचर कंपलसरी होते हैं सर, हाँ, तो कितने अमाउंट तक के DD के में जो 1 सिग्नेचर चलते हैं सर? वो 50,000 तक चलेगा। वो एक ऑफिसर का सिग्नेचर 50,000 से जी ऊपर होगा तो 2 सिग्नेचर चाहिए, और 2 भी सिग्नेचर। इंडेक्स वाले। जी जी। जैसे इंटरनल सर्कुलर में कहीं 25,000 भी दिया हुआ है सर। हाँ, इस सभी बैंकों का अलग अलग है, इसलिए आपने देखा होगा किसी भी प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा गया। जी जी। ठीक है, ये ठीक है सवाल सर। नहीं पूछा गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कई बैंकों में 5,000 से ऊपर है, 5,000 से ऊपर है, 5,000 से ऊपर 2 अधिकारी का साइन चाहिए, है ना। तो आप इसलिए ये सवाल नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपका पॉलिसी आप देख लीजिएगा, पॉलिसी में लिखा है 25,000 कई बैंकों में, कई बैंकों में 5 भी हज़ार है, कई बैंकों में 50,000 भी है। ठीक है सर, एक सवाल था मेरा सर। सर JRGB में ये स्टाफ बेनिफिट पर जो सर्कुलर पर भी तो क्वेश्चन पूछेगा सर? पूछेगा, जरूर पूछेगा। 3 सवाल पूछ सकता है। अभी स्टाफ बेनिफिट या HR रिलेटेड ना सवाल काफी पूछ रहा है। अच्छा, एक JRGB का सर स्टाफ बेनिफिट का एक हम लोग का स्पेशल थोड़ा क्लास कुछ नोट्स कर दीजिएगा। कर देते हैं स्टाफ बेनिफिट, है ना। हिंदी का सर, हिंदी का बोले थे देंगे ना अभी? हाँ, हिंदी का दे देंगे। काफी लोगों को दिया, आपको नहीं मिला? नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला है सर। अच्छा, नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सएप करेगा। तो विजय रजक जी, आपके लिए एक सवाल है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक रामलाल करके हितग्राही हैं जो आपकी शाखा में 38 लाख का CC लिमिट चलाते हैं। कितने लाख का चला रहे हैं? कट रही है सर आवाज। आवाज कट रही है? मेरी आवाज आ रही है राजेश जी? जी सर आ रही है। तो मेरा सवाल ये है हमारे विजय जी से कि एक रामलाल ग्राहक हैं जो आपकी शाखा में 38 लाख का CC लिमिट चला रहे हैं और आपने उसका CC लिमिट इन्हांस कर दिया 45 लाख, क्योंकि उसने आपका आवेदन किया, इन्हांस कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि CC लिमिट में सिक्योर्ड बाय टेंजिबल वहाँ मॉर्गेज है, तो शेर साहिब पोर्टल में आप क्या करोगे? क्रिएशन एडिशनल चार्ज इन शेर साहिब की मॉडिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन या नन, क्या करोगे? मॉडिफिकेशन करेंगे सर। मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक बात है ना। मॉडिफिकेशन करोगे। ये चार्ज क्रिएशन में क्या होता है? क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन, ये 3 चीजें की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? क्रिएशन होगा या मॉडिफिकेशन होगा या सेटिस्फैक्शन होगा या नन होगा।
तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि पहला वाला चार्ज क्रिएट हो चुका था, इसलिए मॉडिफिकेशन होगा, क्रिएट हम नहीं करेंगे। मॉडिफिकेशन का इस पे चार्ज जैसे सर 7 लाख बढ़ गया तो इस पे 150 प्लस जीएसटी जाएगा फिर? हाँ, मॉडिफिकेशन में 150 प्लस जीएसटी होगा, ये बहुत बढ़िया बात ये भी है। 5 लाख से ऊपर बढ़ गया सर, जैसे 38 हाँ से तो 45 बता रहे हो आप। हाँ, 5 लाख से ऊपर हो गया तो चार्ज लग जाएगा वो, है ना। जी वो जो जी हम सर। सर क्या बोलते हैं जो आपने अभी 150 बताया प्लस ये जीएसटी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। हाँ, है ना, आज का ये क्वेश्चन आता है सर, बहुत बार आता है। आता है ना। SI चलिए का। बहुत जी बढ़िया। सर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे कौन है, हमारे राज ओझा जी। हाँ, यूपी में काबा काबा का हो रहा है, का हाल बा राज जी? यूपी बढ़िया में बा, बाबा। बढ़िया बा। वाह वाह। बाबा आ गए। बुलडोजर हाँ बाबा सर, आ बहुत गए। डिस्टर्ब कर रही है, बेटी बहुत डिस्टर्ब कर रही है आज। नहीं, डिस्टर्ब क्या कर रही है, आनंद ले रही है वो, है उसी का टाइम है, उसका टाइम है, आप दूसरी तरफ दोगे तो डिस्टर्ब ही नहीं करेगी तो क्या करेगी। वाह बेटा, और करो। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरे से, तो डाटा हम लगता है राज last। ओझा जी से पूछ रहे हैं सवाल, ये सरल सा सवाल पूछ लेते हैं राज ओझा जी, कि जो सिक्योर क्रेडिटर है, जो सिक्योर क्रेडिटर का मतलब जिसमें मॉर्गेज रहता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट सरफेसी एक्ट अंडर सिरसाए, ए सिक्योर क्रेडिटर कैन इन्फोर्स इन सिक्योरिटी ओनली इफ, मतलब निम्नलिखित में से वो तभी उस पर चार्ज इन्फोर्स कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है मतलब एक्शन ले सकता है। ऑप्शन आपको बता रहा हूं कि कोई कोलेटरल सिक्योरिटी, ही हैज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ही हैज एक्सक्लूसिव चार्ज ऑन सिक्योरिटी, he has granted loan after the act came into force, he has registered the charge on share side। कोलेटरल सिक्योरिटी पे करेंगे तो सवाल ये है जी। कि सरफेसी एक्ट के प्रोविजन के तहत एक सिक्योर क्रेडिटर किसी भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर एक्शन ले सकता है, उसको इन्फोर्स कर सकता है, कब? कोई कोलेटरल सिक्योरिटी हो, या सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट, एक्सक्लूसिव चार्ज क्रिएट हो, या लोन एक्ट आने के बाद लोन दिया हो, या ही हैज रजिस्टर्ड द चार्ज ऑन शेरसाई। शेरसाई में रजिस्टर्ड होगा तभी कर सकते हैं। तभी कर सकता है। वाह, ये हुई ना बात, है ना, बढ़िया है। तो ये एकदम आप कंफर्म कर लीजिए कि उस पर कोई भी इन्फोर्समेंट कार्रवाई तभी कर सकते हैं, है ना, इन्फोर्समेंट कार्रवाई जो कर वो सकते सर हैं कब? जब उसमें शेरसाई में चार्ज क्रिएट हो तभी, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ठीक बा, चलिए तो बढ़िया कर दिया हमारे, है ना। योगी में का ना, क्या यूपी में का बा बाबा ऐसे कहते हैं, है ना। चलिए, ये चल रहा है। चलिए अगला सवाल हमारे शशांक जी दिख रहे हैं, शशांक जी से थोड़ा बात कर लें। शशांक जी, क्या खबर है? प्रणाम सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास है सर। जबरदस्त हैं सर सर आप बताइए कि आपका चयन अधिकारी के तौर पर क्यों किया जाए? क्योंकि सर मेरे में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं। अभी कार्यालय सहायक होते हुए मैं एक बहुत ही सीमित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करना, वो अपने क्षमताओं का उपयोग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे उस कार्य क्षेत्र से बाहर निकाल के और सही दिशा में मैं अगर कार्य करूं तो मैं बैंक और अपने संस्था और खुद के लिए काफी अच्छा काम कर सकता हूँ। ओके, अभी जो रिटन एग्जाम आपने दिया, आपको क्या लगता है आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? अराउंड 45 सर। ओके, 60 में 45 मिल जाएंगे आउट ऑफ 50। ऐसे मतलब जब आप शाखा प्रबंधक बन जाएंगे तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप प्रायोरिटी देंगे? आज अभी सपोज प्रमोट हो जाते हैं और एज ए शाखा प्रबंधक ज्वाइन करते हैं, तो आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि हमारे शाखा में आने वाले प्रत्येक कस्टमर को हम एक पर्सनलाइज सर्विसेज प्रदान करेंगे, जिससे कि ग्राहक और हमारा एक रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी मेरी प्राथमिकता ये होगी कि बैंक के उन्नति के दिशा में जो भी सार्थक प्रयास किए जाए, चाहे वो क्रॉस सेलिंग से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का विपणन हो, उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर में रखेंगे। और शाखा के स्वच्छता के ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि अगर हमारा शाखा सुंदर और स्वच्छ दिखेगा तो एक स्वच्छ वातावरण में हम काफी अच्छा कार्य कर पाएंगे। ओके, तो पहली बात कहे आप पर्सनलाइज सर्विस देंगे, दूसरी बात कहे आप
दूसरी क्या बात कही आपने? मैं विपणन के ऊपर मैं काफी विशेष ध्यान दूंगा सर। ओके। तो मैं थोड़ी सलाह देता हूँ, अगर ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आप कहिएगा कि सर पहली प्राथमिकता मेरी होगी एरिया प्रोफाइलिंग। क्या होगी? एरिया प्रोफाइलिंग। जब आप किसी शाखा की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी तो सबसे पहला काम करूंगा मैं एरिया प्रोफाइलिंग। मैं सबसे पहले आंकड़े एकत्रित करूंगा कि उस एरिया में कैसे लोग रहते हैं, उनकी नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका कंसर्न क्या है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, जिसको बोलते हैं नाइस एनालिसिस। क्या बोलते हैं? नाइस एनालिसिस। नाइस एनालिसिस करूंगा। नाइस एनालिसिस का मतलब क्या होता है? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन। मैं जिस एरिया में पदस्थ हूँ, मेरा एक टेरिटरी है, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, फिर उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका कंसर्न क्या है, फिर उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, जिससे मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर मैं वहां पर बिजनेस करने के लिए मैं अपने एक्शन प्लान बनाऊंगा। तो पहली चीज मैं एरिया प्रोफाइलिंग करूंगा। एरिया प्रोफाइलिंग क्या होता है? जिस जगह में आपको सेनापति बनाया जाता है, आपको उस टेरिटरी के बारे में जानकारी होना चाहिए, कैसे लोग रहते हैं वहां पर, कैसा वहां का जलवायु है, कैसे मतलब इनकम क्राइटेरिया है, क्या चीजें वहां संभावित हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो है वो ग्राहक सेवा, जो आपने बताया ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा में मैं बहुत काम करूंगा, क्योंकि बैंकों का बिजनेस जो है ग्राहक से ही आने हैं, और बैंक की जो मूलभूत जो बैंकिंग है वो ग्राहकों से पैसा लेना, जिनके पास जो पैसा है उनको बैंकों के साथ जोड़ना और उसी पैसे को जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में विस्तारित करना। इसलिए मैं बेहतर ग्राहक सेवा पे काम करूंगा। और तीसरा जो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब आपके पास ग्रामीण बैंक में 3-4 लोग रहते हैं और काम रहता है बहुत ज्यादा, तो उनमें स्किल डेवलपमेंट करूंगा। स्टाफ में ज्ञान कौशल और स्टाफ में सारी चीजें जो है उनको उनके सामर्थ्य शक्ति में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करेंगे। तो हमारे सारे जो है कार्य जो है अच्छे टारगेट अचीव होंगे। और अगर आपसे जोड़ना पड़े, ज्ञान कौशल इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि अगर उनमें ज्ञान कौशल अच्छा रहेगा तो जो सरकार की नीति नियम है, बैंक के जो नीति नियम है, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो सही आदमी तक, उस सही आखिरी माइल तक पहुंचने में हमारे जो बैंक के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सामर्थ्य अपना महसूस करेंगे, और जो योजनाएं जिसके लिए हैं उसको देने में अपना निर्णय दे पाएंगे। तो ये 3 चीजों पे मैं काम करूंगा सर, और इसी के साथ बैंक के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे इस महान संस्था को और गौरव दिलाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। अगर मुझे सेवा का अवसर देते हैं तो मैं उस सौभाग्यशाली समझूंगा। ऐसा कहिएगा तो बहुत ही शानदार। धन्यवाद सर। बिल्कुल। दूसरा सवाल आपसे, आपका मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी, जी। सब तैयार हैं तो थोड़ा थम्स अप कर दीजिए। चलो, तो शशांक जी ये बताइए कि आपके बैंक की 5 हाईलाइट बता दीजिए, आपके बैंक की 5 हाईलाइट। सर्वप्रथम हमारा बैंक छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा नेटवर्किंग वाला बैंक, जो कि 615 शाखाओं के साथ आज सबसे बड़ी ग्राहकों की संख्या के दृष्टिकोण में हमारा बैंक आज सबसे बड़ा बैंक है छत्तीसगढ़ में। आज हमारा CRAR बाकी ग्रामीण बैंकों की तुलना में काफी अच्छा है, जो कि 20.40 है। ये हमारे बैंक को काफी उन्नत करता है। हमारा CD रेशियो तो निश्चित रूप से थोड़ा खराब, उसके ऊपर में हमारे को काम करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आज हमारे को रिस्क लेने की जो हमारी कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है। इसके अलावा आज के डेट में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा यूथ पावर है। आज हमारे बैंकों में सर्वाधिक काम करने वाले जनसंख्या जो है वो नौजवानों की है, जो और वो काफी स्किल्ड भी हैं, जो हमारे बैंक को काफी ऊपर ले जाने के लिए मददगार साबित होगा। 4 हुआ, एक और 5वां, आज तकनीकी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आज हमारे ग्रामीण बैंक का अगर CRAR अच्छा है, इसकी वजह से हमारे को जो डिजिटल मार्केटिंग में UPI वगैरह की सुविधा से आज हमारे को लिप्त किया गया है। ये हमारे को अन्य बैंकों की तुलना में और समकक्ष लाके खड़ा करता है। ओके, आपने बहुत बढ़िया बताने की कोशिश की, इसमें और सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आप अच्छा बता रहे हैं, पहला शुरुआत वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छा बताया, दूसरा वाला भी अच्छा बताया, लेकिन फिर उसमें एक कमियां आपने बता दी कि CD रेशियो थोड़ा किसको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर खूबियां मतलब खूबियां, खूबियां मतलब खूबियां, कमियों का तो जिक्र ही नहीं करना, फिर आपका फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है, आपका फोकस डगमगा गया। यहाँ बात हुई खूबियों की, तो हमें तो कमियों को डिलीट कर देना है, ठीक है? 5 खूबियां
ठीक है, उस समय एट ए ग्लांस याद नहीं आएगा, लेकिन जितनी चीजें याद आएगा उसी कॉन्फिडेंस आपके पास भरपूर है, खाली आपका वोकेबुलरी चलना है। तो पहली खूबी कि छत्तीसगढ़ में एक विशाल नेटवर्क है, जो 673 ब्रांच या 613 ब्रांच बताए, विशाल नेटवर्क के साथ हम 28,513 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। अगर ऐसा बता देते तो मजा आ जाता। ठीक कि सर पहला खूबी तो स्ट्रेंथ हमारी कि हम छत्तीसगढ़ में 18 जिलों में या 38 जिलों में, 36 जिलों में, छत्तीसगढ़ है तो 36 जिलों में हमारा जो है प्रेजेंस है, और 613 शाखाओं में, इतने शाखाओं में हम लोग जो हैं 4,000 एम्प्लॉय के साथ 28,000 करोड़ का, जो भी करोड़ का बिजनेस हम कर रहे हैं, ये होता। दूसरा हमारा जो CRAR है 20% है, मतलब हमारे रिस्क लेने की क्षमता जो है काफी अच्छा है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट जो है अच्छा है, जो दिखाता है कि अच्छे एसेट्स जो है फाइनेंस किए गए हैं, और हमारी CRAR जो है बहुत ही अच्छे रैंक पर है। तीसरा जो खूबी हमारा कासा परसेंटेज, आपका कासा बहुत अच्छा है, देखिएगा 70%। हाँ 70% कासा क्या होता है, 70% एक जबरदस्त कासा है, जिससे क्या होता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत संभावनाएं रहती हैं, और प्रॉफिट जो है वो उस दिशा में उसका असर दिखता है। और अगला जो है, जो आपका जो कमियां, जैसे CD रेशियो कम है तो उसको आप मत बताइए। फिर अगला बताइएगा जो यूथ वाला बता रहे थे आप, या आपने कोई इसमें कोई अचीवमेंट किया हुआ है या कोई अवार्ड मिला हुआ है, जैसे आप लोग अटल पेंशन योजना में अच्छा काम किए हैं, फिर आपने वो आधार सीडिंग में अच्छा काम किया है, आपने प्रधानमंत्री जन धन में, जो भी जिसमें आपने अच्छा काम किया उसको बताइए, तो ये अच्छा होगा। चलिए ये हुई बात। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द CD रेशियो, CD रेशियो क्या होता है, व्हाट CD रेशियो क्या है, क्योंकि ये सवाल पूछ लेते हैं, अभी पूछ रहे हैं, बताइए CD रेशियो क्या है। क्रेडिट रिस्क रेशियो ये हमारा है। नहीं, रिस्क कहाँ से आ गया, CD रेशियो तो सिंपल है, रिस्क कहाँ से आ गया, कैश डिपॉजिट रेशियो सर। CD रेशियो एक ऐसा अनुपात है जो किसी बैंक के क्रेडिट और डिपॉजिट का रेशियो है। तो ऐसे इसको ऐसा बताइएगा कि सर CD रेशियो बैंक के लिए एक बहुमूल्य रेशियो है, जो बैंक की आधारभूत दो गतिविधियों का अनुपात है। अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार बैंकिंग की परिभाषा क्या है, पब्लिक से पैसा लेना जिसको डिपॉजिट बोलते हैं, और जरूरतमंद लोगों को लोन देना उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो इसी का जो अनुपात है उसको क्रेडिट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट को हम CD रेशियो कहते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है कि जहां पर सरप्लस पैसा है, उसी सरप्लस पैसे को जहां पर डेफिशिएट है वहां पर इस्तेमाल करना। ठीक है शशांक जी, समझ रहे हैं? सरप्लस पैसा कहां पर, सरप्लस पैसा कैसे, जैसे हमारे अश्विनी कुमार जी हैं, टमाटर जैसे लाल दिख रहे हैं, तो इनके पास सरप्लस पैसा है, तो हमने इसको ग्राहक बना दिया, तो ग्राहक बना दिया तो उनका सरप्लस पैसा हमारे पास क्रेडिट आ गया, है ना। और उसी पैसे को हम जहां पर डेफिशिएट है, डेफिशिएट किसके, हमारे दीपक भैया देखो थोड़ा उदास लग रहे हैं, इनके बिजनेस चालू करना चाहते हैं, इनको पैसा दे दिए तो वो लोन दे दिए। तो ये काम हमको करना होता है, जहां पर सरप्लस पैसा है उनके घर जाना है कि अश्विनी कुमार जी पैसा जमा करिए, खाता खोलिए हमारे पास, और उस पैसे का इस्तेमाल दीपक कुमार जो एकदम अभी बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर है ना, वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी करना चाहता है, तो उसको हम लोन देंगे। तो CD रेशियो इज द रेशियो ऑफ क्रेडिट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट, और ये CD रेशियो हमारे बैंक के प्रॉफिट को जो है असर करता है, हमारी लिक्विडिटी को भी दिखाता है। जैसे आप जब डिपॉजिट में आते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर होता है, और लोन में देंगे तो इनकम होता है। तो अगर हमारा CD रेशियो अच्छा होगा तो हमारे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आएगा। तो CD रेशियो को जो है 60% से ऊपर अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर CD रेशियो क्रेडिट हम मतलब 100% कहीं से आया है तो 60% हम डिप्लॉय करेंगे, तो हमारा जो है प्रॉफिट अर्निंग की संभावनाएं अच्छी मजबूत बनती हैं, तो इसको बोलते हैं CD रेशियो। ठीक बात सर, है। ग्रामीण बैंक में इसको 40% मिनिमम रखा है क्या कि इतना होना ही चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, 40% इसलिए रखा है ग्रामीण बैंक के लिए क्योंकि जो ग्रामीण एरिया में वहां पर लोन की संभावनाएं कम है ना शशांक जी। आप सोचिए, आप एक गांव में, नारायणपुर एक गांव है आपका, ठीक है, नारायणपुर एक गांव है, तो गांव वाले को क्या चाहिए, 2 रोटी चावल, रात को मुर्गा, क्या बोलते हैं कुछ छोटा मोटा है ना, एक पानी गिलास, और चलो हो गया काम।
तो वहां पर ऐसी कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट या कोई ऐसा बड़ा लोन का एक्सपेंशन नहीं दिखता है। इसलिए मैंने क्या कहा, नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहता है, तो वहां पर इसलिए ज्यादा क्रेडिट की संभावना नहीं रहती, इसलिए CD रेशियो को कम रखा जाता है ग्रामीण बैंक के लिए। लेकिन बड़े कॉमर्शियल बैंक है वहां पर, इंडस्ट्री को फाइनेंस कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो इसलिए उनका CD रेशियो अच्छा है। ठीक है, ये बात। और बाकी आप, मुझे तो पूरा भरोसा है क्योंकि आपके पास आपका आत्मविश्वास है, बहुत अच्छा है आपका, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, एक तो अच्छा दिखते भी हैं, है ना, और बढ़िया नॉलेज भी पाए हैं, क्योंकि हमारे साथ हम पढ़े हैं तो नॉलेज तो होगा ही होगा। तारीफ कर रहे हैं, तारीफ आपकी। तो ऐसा करें तो आप बोलिएगा सर मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आप मुझे इस लायक समझे और मुझे अवसर दिए और मैं आपके सामने कुछ कह पाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा बोल नहीं, मैं सर आपके बारे में तो निश्चित ये कहना चाहूंगा कि आपने एक रूट जरूर बहुत अच्छा पकड़ा दिया है और काफी अच्छा एक मतलब नॉलेज गेन करने का तरीका जो आपने बताया है। क्या होता है, हम आपसे कभी जूम पे मिलते हैं 1 घंटा, लेकिन ये हमेशा चाहते हैं कि सर से हमेशा मिलते रहे। आपसे मिलने के बाद एक अलग ही एनर्जी, अब आज मैं पढ़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था, लेकिन अब मेरा इच्छा करने लगा कि मैं जाऊंगा आपसे फोन पे बात करने के बाद मैं 2 घंटे जरूर पढ़ूंगा अभी बैठ के। पढ़िए, ये सबसे अच्छी चीज होती है सर। हाँ, और दूसरा ना अभी क्या है कि जो इंटरव्यू रिलेटेड है, हमेशा आपको आने वाले समय में क्या जरूरत पड़ेगा उसको पढ़ लीजिए। अभी इंटरव्यू के सारे बहुत सारे 20-21 PDF है, उनको पढ़ लीजिएगा जी और करंट जो आ रहा है उस पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सर, और आप बेहतर कर पाएंगे और सर। जबरदस्त कर पाएंगे। हम डरे क्यों कि आगे क्या होगा, हम सोचे क्यों कि आगे अंजाम क्या होगा, बढ़ाते रहें इस हौसले से कदम, क्योंकि कुछ न मिला तो क्या हुआ, जो मिला तजुर्बा वो तो नया होगा। अरे वाह, और शानदार तरीके से होगा। बिल्कुल होगा और सर। हमारे जैसे जैसे आप ही, मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन साझा किया हमारे साथी ने, ये अभी इसी फरवरी महीने का है, 15 फरवरी को इंटरव्यू हुआ उसका। इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया 8 सवाल पूछा गया। मैं सवाल बता रहा हूँ, जवाब ढूंढ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पहला सवाल उनसे पूछा गया, एक क्लर्क टू ऑफिसर है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लिए, उनसे ये सवाल पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज अंडर न्यू DICGC स्कीम। ऐसा सवाल पूछा। क्या है सवाल जवाब, है ना स्नेह प्रसाद जी, बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस, कितना कवरेज है? 5 लाख सर पर महीने। हाँ, लेकिन ऐसा जवाब नहीं दीजिएगा जो आपने कहा, ये बता गलत जवाब है। उसको ऐसा बोलिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा, हिंदी में पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि नए डिपॉजिट इंश्योरेंस के स्कीम के तहत कितना जो कवरेज दिया जाएगा, तो आप जैसे अभी यहाँ बोले सर 5 लाख, ऐसा नहीं, हाँ बोलेगा कि सर DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस के नए प्रावधान के तहत जो अभी जारी हुआ है, और उसका डेट भी याद कर लीजिएगा कब है, 4 फरवरी या 4 जनवरी है ना, कौन सा है? 5 है ना, देख लीजिएगा उसको। जो है कवरेज बढ़ा के, पहले 1 लाख था, अब उसको बढ़ा के 5 लाख प्रति बैंक प्रति खातेदार किया गया है, ऐसा बोलिएगा पूरा पूरा, है ना, तो आपका प्रभाव जो है ज्यादा अच्छा पड़ेगा। फिर साथ में उनसे पूछा गया, प्रीमियम इज पेड बाय होम, ये प्रीमियम कौन पेड करता है, दीपक जी बता दीजिए। बैंक के द्वारा सर, बैंक 12 पैसे हाँ, पर सैकड़ा। तो उसमें बोलिएगा सर कि जो DICGC नई योजना के तहत जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है डिपॉजिट का, उसके प्रीमियम की पूरी राशि जो है वो बैंक द्वारा पे की जाती है। और हमारे मुकेश जी ने बता दिया डेट 4 फरवरी 2020 से ये नया प्रावधान जारी हुआ। ऐसा बताने से क्या होता है, जो इंटरव्यूअर ना पहले ही सवाल में आपको एकदम भरोसा, एकदम उनको जबरदस्त आ जाता है। क्या बताओ, उन्होंने पूछा DICGC इंश्योरेंस कवरेज, और आप क्या बोले कि सर DICGC इंश्योरेंस कवरेज के जो नए प्रावधान जारी किए गए वो लागू किए गए हैं 4 फरवरी 2020 को, और इस नए प्रावधान के तहत जो कवरेज की राशि 1 लाख से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप क्या आप बोलेंगे कि सर जो कवरेज की राशि है 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है,
और जिसका प्रीमियम जो है बैंक द्वारा पे किया जाता है। ऐसा आप बोल देंगे तो वो सवाल ही पैदा नहीं होगा, तो उनको लगेगा कि वाह या पुख्ता जानकारी, सजे मतलब बढ़िया तरीके से जवाब दे रहा है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि द re-KYC is to be submitted for high risk customer in which frequency। हाँ जी अश्विनी Two कुमार years। बता दीजिए, जो re-KYC कब कर दी जाती है हाई रिस्क के लिए। रिस्क कैटेगरी 3 तरह की होती है मान्यवर, लो, मीडियम और हाई। लो रिस्क कैटेगरी है जो 10 साल के बाद KYC नहीं नहीं अपडेट नहीं किया नहीं, जाता ऐसा है। जवाब नहीं देना है अश्विनी जी, ऐसे जवाब नहीं देना है। वहाँ सवाल सुनिए ध्यानपूर्वक, इंटरव्यू की बात हो रही है यहाँ पर। सवाल उसने पूछा re-KYC इज सबमिटेड फॉर हाई रिस्क कस्टमर इन विच फ्रीक्वेंसी, ऐसा सवाल पूछा गया। तो आप बोलेगा कि सर जो हाई रिस्क कस्टमर हैं उनके लिए re-KYC जो है प्रति 2 वर्ष में सबमिट करना अनिवार्य है। अगर वो re-KYC अपनी सबमिट नहीं करेंगे तो खाते में लेन देन जो है उस पर रोक लग सकती है, ये बोलिएगा, है ना। तो अपने को जी सर। हाँ फोकस एकदम सड़क पे चलना, सड़क पे, है ना। उधर से गाड़ी आ रही है तो हम अपने किधर चलते हैं, बाएं चलते हैं ना, और उधर। और इंटरव्यू में हमेशा याद रखिए, अपने दीपक जी किराना खरीदने जाते हैं आप? हाँ जाते हैं। आप तो अंतरप्रेन्योर हैं, किराना खरीदने जाएंगे तो शक्कर खरीदते ना, शक्कर। मान लीजिए 40 रुपए का शक्कर देना भैया बोलेंगे, और ये दुकानदार जो है हमारे स्नेह प्रसाद है ना, दुकानदार स्नेह प्रसाद है, तो 40 रुपए का शक्कर दीजिए, तो वो देखिएगा वो कैसे तोल के देते हैं, एक दाना कम न ज्यादा, थोड़ा निकाल लेते हैं, बराबर देते हैं ना। ठीक उसी तरह हमको इंटरव्यू में है तौल के बोलना है, तौल के एकदम, जितना बोला जाए उतना तौल के एकदम, है ना। वो किराना दुकान को याद कर लेना, अपने पड़ोसी को, स्नेह प्रसाद को याद कर लेना, है ना। एक भी ज्यादा नहीं देता, एकदम बैलेंस। और आजकल तो डिजिटल वेइंग आ गया है, डिजिटल वेइंग, उसमें तो लफड़ा भी नहीं कर सकते, डिजिटल आए ना जिसमें तुरंत बैलेंस कर देता है। तो ठीक उसी तरह इंटरव्यू है, जितना पूछा जाए उतना। सपोज पूछा गया कि आपका गांव कहाँ पर है, तो आप इसमें कह सकते हैं सर मेरा गांव छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में बसना करके एक गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। वाह, ये हुई ना अच्छी बात। तो ऐसा बताने से क्या होगा, आपने पूरा सीरीज बता दिया, छत्तीसगढ़ राज्य बता दिया, फिर जिला बता दिया, गांव बता दिया। अब क्या होगा, इस तारतम्य में उनके मन में कोई सवाल आए तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया कि एक सवाल इनसे पूछा गया कि व्हाट लोन्स आर फॉलिंग अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर एडवांसेस। तो ये सिंपल सा सवाल पूछा गया, प्रियॉरिटी सेक्टर में कौन कौन से लोन आते हैं। तो आप सुना सीरियल वाइज, सर प्रियॉरिटी सेक्टर में भारत सरकार और रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से एग्रीकल्चर लोन, एमएसएमई लोन, प्रियॉरिटी सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और एजुकेशन लोन, फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी और अदर प्रियॉरिटी सेक्टर वीकर सेक्शन लोन प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होता है। सिंपल सा बात, एकदम सीरियल, है ना। मतलब ये तो कंठस्थ याद भी होने चाहिए कि सर प्रियॉरिटी सेक्टर के तहत भारत सरकार और रिजर्व बैंक के नीति नियमों के अनुसार उन्होंने कुछ जो लोन्स हैं उनको प्रियॉरिटी सेक्टर में शामिल किया है, जिसमें एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, एमएसएमई, आपके रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वीकर सेक्शन और एक्सपोर्ट क्रेडिट हाउसिंग लोन को शामिल किया गया, ऐसे बोल सकते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन गो डिजिटल गो, ये क्या अभियान है? फाइनेंशियल इंक्लूजन गो डिजिटल गो, तो ये क्या है? पूरा अभी तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत बैंकों को एक बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, भारत में रहने वाला प्रत्येक घर के आखिरी दरवाजे तक रहने वाले नागरिक को बैंकिंग सेवाएं उनके दरवाजे तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस तरह से आप बता देंगे तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। और ये कब संभव है? गो डिजिटल गो इसलिए बोला गया है कि हर घर के पास तो बैंक नहीं है ना, मानते हैं ना, हर घर के पास तो बैंक नहीं है, हर घर के पास बीसी भी नहीं है, क्योंकि हर का क्राइटेरिया है 1000 से 2000 तक है तो बीसी रहेगा जिसकी जनसंख्या। तो गो डिजिटल गो का जो अभियान है वो इसलिए किया गया है क्योंकि उसको बैंक से जोड़ना, साथ ही साथ सेवाएं विस्तारित करना, और ये संभव है डिजिटल सेवाओं से, जिसको बोलते हैं डिजिटल सेवा, डोर स्टेप बैंकिंग। और डिजिटल सेवा, डिजिटल होने के से क्या है, एक मोबाइल से आपसे कनेक्ट हो जाएगा, यस सर नो, मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, उसको सिखा दो एक बार। हमारे शशांक शेखर जी जाएंगे, और ये दूर गांव में रहता है हमारा दीपक कुमार, भोला भाला, है ना,
दूर गांव में रहता है, तो वो तो खुश हो जाएगा, मैनेजर साहब आए हैं, चाय पानी पिलाएगा बढ़िया। तो उसी चाय पानी पिलाते समय उनके मोबाइल में वो ऐसा मंत्र फूंक देंगे हमारे शशांक जी कि उसमें गो डिजिटल गो बुर्र करते हैं, क्या फूंकते हैं ना, फूंक देगा और उसको सिखा देगा। अब देखो एक जने सीख गया ना, तो गांव में क्या चमत्कार होता है, राज जी सहमत होंगे मेरी बात से, गांव में एक चमत्कार होता कि अगर किसी को एक विद्या आ गई तो फिर चौपाल का राजा बन जाता है। फिर ओए लाओ रे देखो रे ऐसे ट्रांसफर होता है, तो फिर सारे गांव वाले उसी के घर जाते हैं, वो ऐसा लगता है कि बैंक नहीं चला रहा हूँ। बजा दो ताली हमारे दीपक कुमार के लिए, ताली बजा दो। तो चमत्कार क्या हुआ, हमारे शशांक जी गांव गए, गांव में दीपक कुमार गोटिया है, उसको सिखा दिए। अब वो गोटिया जो है पूरे गांव में बैंकिंग चला रहा है, वो बैंक से भी, बैंक मैनेजर से भी ज्यादा ज्ञानी वही हो गया, क्योंकि वो सीख गया और पूरे गांव वाले सब वो सबको सिखा दिया। ये होता है गो डिजिटल गो इंडिया, हमको प्रचार प्रसार करना है। तो ये बात हो गई है, और थोड़ा डिटेल गूगल में देख लीजिएगा अभियान क्या है, मैं भी नहीं देख पाया हूँ कि फाइनेंशियल गो डिजिटल गो में सर अपन जैसे ये भीम ऐप वगैरह जो लॉन्च किया है, या बिना इंटरनेट के माध्यम से भी अगर हम कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर हम टेक प्लेस कर रहा है, ये सब गो इंडिया गो में आए, गो डिजिटल गो में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अगला सवाल उनसे प्रोविजन से जुड़ा हुआ पूछा गया कि प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन कौन से अकाउंट पे किए जाते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो ये बता दीजिए शशांक जी, अगर आपसे सवाल पूछा गया क्या बताएंगे, प्रोविजन क्या होता है और प्रोविजन कौन से अकाउंट पे किया जाता है? स्टैंडर्ड अकाउंट को छोड़ के बाकी सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3, इन सारे अकाउंट्स को हम प्रोविजनिंग में लेते हैं। यानी कि कोई भी अगर हम लोन दे रहे हैं तो उस लोन को सिक्योर करने के लिए जो भी हम एक अमाउंट सिक्योर करके रखते हैं, उसको हम प्रोविजनिंग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बोलिएगा कि प्रोविजनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब हम लोन देते हैं तो वित्तीय सेवाएं एसेट के तौर पे लोन में जब विस्तारित करते हैं तो उनमें रिस्क होता है, जोखिम होता है, और उस जोखिम को मिटिगेट करने के लिए हम जो ऋण के वर्गीकरण के आधार पर हम उसमें प्रोविजन करते हैं, और सारे लोन में प्रोविजन की जाती है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड हो, डाउटफुल हो, लॉस हो, सब में प्रोविजन की जाती है। स्टैंडर्ड एसेट में जो प्रोविजन की जाती है नॉर्मली 0.40% की जाती है, लेकिन एग्रीकल्चर और एमएसएमई के लिए ये 0.25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग है ना। तो स्टैंडर्ड एसेट में भी प्रोविजनिंग की जाती है, फिर सब स्टैंडर्ड में प्रोविजनिंग की जाती है, डाउटफुल और लॉस में। तो ऐसे डिटेल आप वैसे बताने की जरूरत नहीं, अगर पूछेंगे तो बताइएगा, लेकिन साधारणतः ऐसे ही बताएंगे। तो आपने भी ठीक बताया, लेकिन एक चीज गलत नहीं तो सर उसमें अगर वो ये जानना चाहता हो कि प्रोविजनिंग का मतलब ही इनको पता है कि नहीं पता है, तो अपन क्या बता सकते हो उसमें? तो बता दीजिएगा कि प्रोविजनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रावधान है कि जब हम बैंक से लोन विस्तारित करते हैं तो उसमें एक जोखिम होता है, और उस जोखिम में कौन सा जोखिम होता है, क्रेडिट रिस्क होता है। उस क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक प्रावधान करती है, क्योंकि वो जो पैसा लोन के रूप में दिए हो वो किसी का है नहीं, वो तो किसका है, हमारे ये दे राज ओझा जी हैं, ये दे बाबा, हमारे बाबा का है, तो ये इनका पैसा है, तो हम इसको दूसरे को दिए हैं, तो उनमें उसमें प्रोविजन करना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल पूछा गया। फिर उसके बाद पूछा गया कि उनका ब्रांच शायद नेगेटिव ट्रेंड में था, तो पूछा गया व्हाई योर ब्रांच बिजनेस इज नेगेटिव ट्रेंड, आपकी ब्रांच की बिजनेस नेगेटिव क्यों है, आपका क्रेडिट ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। फिर पूछा गया कि एजुकेशन लोन विस्तारित जो है आप कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन लोन कैसे विस्तारित कर सकते हैं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहता है। एजुकेशन लोन कैसे विस्तारित किए जा सकते हैं, आपके टेरिटरी में देखिएगा जितने भी स्कूल हैं आप उनके कनेक्शन में जाएंगे और वहां से अगर जो मेरिट वाले स्टूडेंट को निकालेंगे और उनके साथ बात करेंगे, तो उनकी जो हायर एजुकेशन के लिए जहाँ जा रहे हैं उनको अगर सेलेक्ट करके एजुकेशन लोन दिया जाएगा तो आप उसको सही तरीके से एजुकेशन लोन दे सकते हैं। फिर उनको एलिजिबल एज ऑफ अटल पेंशन योजना पूछा गया, अटल पेंशन योजना के फायदे पूछा गया, साथ ही साथ उनसे अटल पेंशन योजना कितना मोबिलाइज किया ये भी पूछा गया। और एक सवाल पूछा गया कि ओटीएस क्या है, कौन सी बला है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट में बैंक को क्या फायदा है, तो वन टाइम सेटलमेंट बैंक को क्या फायदा है। तो ये तमाम चीजें पूछी गई। और देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, भले ही आप शशांक शेखर जी हो या मैं भी हूँ या कोई भी हैं,
आप सारे सवालों का जवाब सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपसे 10 सवाल पूछा गया तो ये जरूरी नहीं कि आप 10 सवाल का आंसर जानते हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर 2 सवाल का भी आंसर जानते हो तो बढ़िया तरीके से दीजिए, बढ़िया तरीके से दीजिए। और अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो मना कर दीजिए, आधा अधूरा सवाल जवाब मत दीजिए, सर थोड़ा तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगा, इतना अच्छा इसमें जानकारी नहीं है। होगा क्या, फिर वो बोलेंगे भाई आप जानते क्या हो, तो आप बताइए मैं जानता हूँ क्या, चार्ज एंड सिक्योरिटी जानता हूँ, कैश मैनेजमेंट जानता हूँ, केवाईसी जानता हूँ, प्रायोरिटी सेक्टर जानता हूँ। तो आप जो जानते हैं उस पर सवाल वो करेंगे, फिर उस सवाल को पूछेंगे, तब आप बेहतर तरीके से दे पाओगे, तब बोलेंगे हाँ बंदा जबरदस्त, बंदा सर जबरदस्त। इस सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है कि अगर मेरा ब्रांच निगेटिव ग्रोथ में है, यानी कि अगर मेरा क्रेडिट अच्छा नहीं है, जैसे मेरी ही ब्रांच को ले लीजिए। आपके पास आंकड़े होने चाहिए जब ऐसे होते हैं ना ब्रांच में। तो सर हमारी ब्रांच जो है पिछले मार्च में 40 करोड़ एडवांसेस पे थी, और 40 करोड़ एडवांसेस में उसके बाद जो अभी कोविड-19 आया, तो कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा प्रभाव दिया, जिससे क्रेडिट की डिमांड कम हो गई। वही लोग जो ऐसे सीजन में 2-2 करोड़ लोन एक्सटेंड करते थे, आज उनको जब हम संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अभी लोन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता था उसका सप्लाई या उसका जो ऑपरेटिंग साइकिल जो है रुक गया है, जिसकी वजह से क्रेडिट एक्सपेंशन में थोड़ा कम हुआ है। और इन बिटवीन फिर रिकवरी भी आ रही है, और बहुत सारे ओटीएस भी किए गए हैं, और ये कारण हो सकते हैं क्योंकि क्रेडिट की डिमांड थोड़ी कम हो गई। अब देखो जो बिजनेसमैन होता है, जो ऑनेस्ट पर्सन होता है ना, जो मार्केट में होते हैं, तो मार्केट वाले क्या करते हैं, पैसा वहीं जगह लगाते हैं जहां 2 पैसा कमाना चाहता है। और जब 1 करोड़ रुपए आपसे लेगा और सप्लाई मार्केट बनाएगा, मार्केट में प्रोडक्शन करेगा और उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो फिर कैसे करेगा, वो तो एनपीए बनाना चाहेगा। एक रीजन ये है कोविड की वजह से, आप बोल सकते हैं पॉजिटिव तरीके से कि सर कोविड-19 जो महामारी आया ये अर्थव्यवस्था पर असर डाला है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं बंद पड़ गए, और बंद पड़ने की वजह से उत्पादन जो है कम हुआ है, उत्पादन रुक गया, जिसकी वजह से क्रेडिट में ग्रोथ जो है नहीं हो पाया। दूसरा, रिकवरी तो रेगुलर आ रही थी। फिर जो लोग जो है इस समय काफ़ी लॉकडाउन हुआ, बंद हुए, जिसकी वजह से वो नए बिजनेस जो है खुलने में समय लगे, उसकी वजह से भी क्रेडिट का डिमांड कम हुआ। और जो रिकवरी के आंकड़े भी आप देख लीजिएगा कि इतने रुपए रिकवरी आए थे। चलिए, तो आप लोगों से अब विदा लेते हैं, है ना, और बेहतरीन तरीके से 2 दिन हैं, पढ़ेंगे, पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। आज मैंने एक कोट आप लोग को भेजा था, बढ़िया वाला भेजा था ना, क्या भेजा था उसको बताइए तो, सुबह सुबह भेजा था ना कुछ, आज सुबह भेजा था। दीपक कुमार जी क्या भेजा था, अपने आप को बेहतर बनाने का बस एक मात्र रास्ता है, एक उपाय है, वो क्या है, सीखते रहो, सीखते रहो, जीतते रहो। क्योंकि 2 लाइन है ना, आपसे भी पूछा जाए, शशांक जी बोल दीजिएगा, और कुछ कहना चाहते हो, ऐसा आखिरी में कई लोगों को बोल देते हैं ना राज जी इंटरव्यू में, हमारे राज जी तो सिकंदर हैं, ये तो जीत के सहरा, इनके देखो सहरा पहने, जीत का सहरा, है ना, थोड़ा बधाई दे दीजिए इनको हमारे, है ना, यूपी में। ये तो अभी 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 इनका रिजल्ट निकला है भैया, अभी पार्टी कहाँ दी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो थैंक यू, थैंक यू। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। रेलवे स्टेशन बोल रहा है वो। रेलवे स्टेशन से बोल रहे हैं, कुछ लेना है क्या। तो मैं ये कह रहा था कि जब आपसे कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं आखिर में आप कुछ कहना चाहते हो, तो आप, है ना सर, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, और मैंने सीखा भी है बैंकिंग में, तो उसको मैं आपके सामने आपके अनुमति से कहना चाहता हूँ। जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे आता है वो कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है मैं उससे सीख लूंगा। 2 मंत्र है, जो मुझे आता है मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता है मैं सीख लूंगा। क्योंकि बैंकिंग चुनौती भरा इंडस्ट्री है, नए नए चैलेंजेस आते हैं, नए परिवर्तन आते हैं, तो हम उस परिवर्तन के हिसाब से सीखने की ललक है सर मेरे में, तो मैं सीख लूंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसी सीख और सीखते रहने की इच्छा शक्ति ही मुझे बैंकिंग में अच्छे कार्य निष्पादन और प्रभावी ढंग से ग्राहक सेवा देने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसीलिए मतलब मैं इसमें आगे आने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ऐसा करके बोलिएगा तो बढ़िया रहेगा। चलिए, तो आपसे विदा लेते हैं। यही सब है सर जो बड़ा काम आता है वहाँ। हाँ, इंटरव्यू में ये सब बहुत सर काम आता है। आपकी बातें कुछ वहाँ दी जाती हैं
जैसे हमसे सर पूछा था कि ये डीप अकाउंट के बारे में पूछा था, उसने बोला कि क्या करते हैं डीप अकाउंट में, आप लोग कुछ रोकने का प्रयास करते हैं? तो हमने कहा सर नोटिस वगैरह देते कहना आपने दिया, तो हमने कहा सर कल ही हमने 40 रजिस्ट्री की है। तो एक बार आपने ये बोला था कि आप अगर कल परसों 2-3 दिन की कोई भी घटना बता दीजिए तो ज्यादा वो पड़ता है, जबकि वो देखने थोड़ी जा रहे किया कि नहीं किया। उसमें हमने ठप्पा बता लग जाता है, उसमें उनका ना क्या बोलते हैं, ड्यू हर डिलिजेंस ये हो है जाता है, जी। ड्यू डिलिजेंस हो जाता है कि ये बंदा जानता भी है और उसको करता भी है ना, एक जानता भी है और एग्जीक्यूट करता है, ये अच्छा रहता है। तो चलिए, हमारे राज ओझा जी, हमारे साथी लोगों का प्रमोशन एग्जाम है अप्रैल में, थोड़ा उनको शुभकामनाएं दे दीजिए और सभा समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। चलिए सर, सबको ऑल द बेस्ट, बढ़िया होगा, सबका होगा सर। जब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग का भी होगा, ऐसा करके थोड़ा बताइए ना जोश में, है ना। तो अरे हमारे बिल्कुल सर। राज ओझा जी कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर सर के साथ रात को आधा घंटा पढ़ के मैं सफल हो गया, तो दोस्तों मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग भी जरूर सफल होंगे, जबरदस्त तरीके से सफल होंगे। फिर आपके सफल होने के बाद इसी स्क्रीन पर फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, जीतते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।